प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज की जो कुंडली है, नाम है इनका ER नेहा। अब ये इंजीनियर ही होंगी, क्योंकि बोर्ड पे तो मैंने E और R का मतलब इंजीनियर ही समझा है। जो भी हो, आपकी कुंडली पिछले कई महीनों से आप लगातार पूछ रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और शुरू करते हैं आपकी कुंडली का अध्ययन। सबसे पहले यहीं पे आप पंचांग बता देता हूं। 24 जून 1991, दिन सोमवार, 4:15 सुबह में, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। इस आधार पर आपकी कुंडली ज्येष्ठ माह की बनती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ज्येष्ठ माह और दक्षिणायन मतलब जीवन में समस्याएं भी आएंगी और तकलीफें भी जीवन में रहेंगी। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो अपने आत्मविश्वास को बहुत ऊंचा ना बना लीजिएगा और किसी भी उत्तर को ढूंढने से पहले अपने आप को टटोल लीजिएगा। वर्षा ऋतु में आपका जन्म हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म वर्षा ऋतु में हुआ तो दिमाग में इतने सारे ख्यालात पैदा होते हैं कि पूछो मत। परेशान और दिमाग परेशान। पर वहां पे उत्पादक क्षमता व्यक्ति की बड़ी तीव्र होती है। विचारों के बनने की जो अधिकता है वो वर्षा ऋतु वालों में बड़ी तीव्र होती है। वो तुरंत ही किसी सवाल का उत्तर बना लेते हैं और झूठ भी बोलें तो पता ना चले। ये भी बात है, अच्छी है। रविवार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। अब ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हो गए, मतलब व्यक्ति सुंदर है, देखने में बेहतरीन है और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चंद्रमा शुभग होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क और व्यक्ति के दिमाग में उठ रहे विचार ये सब शुद्ध हैं। कोई भी देख करके मोहित हो जाए। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति का प्रभाव दोनों ही समाज को प्रभावित करता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सूक्ष्म विश्लेषण करता होता है और समझदारी का परिचायक होता है। आगे बढ़ू ना। व्यक्ति का जन्म अनुराधा में, न्यायप्रिय, नौकरी करने वाला, नौकरी पेशा करने वाला, लोगों के साथ मिलजुल करके व्यवहार में मजबूती से अपने व्यवहार को निभाने वाला और साथ ही साथ साध्य योग में जन्मा है कौलवकर्ण। अब जरा विचार करिए, साध्य योग में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति जो काम हाथ में लेता है उसे पूरी करके ही दम की स्थिति में जाता है। पूरा करेगा पहले, साध देना मतलब साध्य योग जो होते हैं वो अपने नाम के आधार। और एक बात और बताता हूं, जरा निकट आइए। दक्षिणायन में व्यक्ति का जन्म है, तात्पर्य ये कि अब जितनी भी कुंडली में शुभग्रह और पापग्रह होंगे उसमें से शुभग्रह नहीं पर पापग्रह सारे के सारे बलवान हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में शुभग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाएगा तो चंद्रमा कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा होते हैं शुभग्रह। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन लगातार आते हैं, धन बना रहता है, धन की स्थिति अच्छी होती है। पर वो चूंकि शुभग्रह हैं तो अब उनका असर थोड़ा कमजोर होगा, जहां पे व्यक्ति को परेशान होना, इरिटेट होना, तुरंत ही गुस्सा से बात कर लेना, किसी की बात को निरुत्तर ना जाने देना, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाता हूं। ब्राह्मण वर्ण और देवगण की हैं आप, ये अच्छी बात है, इसको मेंटेन करके रखिएगा। आप बिल्कुल अच्छे हो जी, और ये बात सिर्फ आप जानते हो, पर इसे दूसरों को भी एहसास दिलाने की आवश्यकता है। तो कभी भी किसी को उल्टा पुल्टा मत बोलिए। हालांकि आप नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं सूर्य बुध हैं, पर वहां राहु केतु भी हैं, यह भी देखने वाली बात है। इस वजह से ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है, व्यक्ति साफ है, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया है, इसे अच्छा कहा जा सकता है और यह बड़ी अच्छी बात है। विद्वान, विदुषी, स्पष्ट, साफ प्रकृति का और बेहतर, इस पे कोई भी भरोसा कर सकता है और प्रकृति का ये एक अनुरूप बेहतरीन व्यक्ति हो सकता है। आगे बढ़ता हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी नहीं है और इसे समझने की बात है। किसी की भी कुंडली हो उसे देखने और स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास अगर करेंगे तो निसंदेह अपनी कुंडली को भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सूर्य की करते हैं। सूर्य लग्न में वृषभ लग्न का बनना, वृषभ राशि का बनना, यह व्यक्ति सुंदर हो सकता है क्योंकि शुक्र से प्रभावित है और चूंकि चंद्रमा देख रहे हैं तो और भी सुंदरता बढ़ जाती है।
पर वो चंद्रमा नीच के हैं लेकिन उनके पास अपना पक्ष बल का बल है। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्पष्टवादी है और शुद्ध बोलने वाला है, चंचल मानसिकता का है, चंचल नेत्रों का है, सबको झट से देख लेता है, एक सामने से तस्वीर गुजरी उसकी प्रकृति दिल में छप जाए, ऐसी स्थिति। चंद्रमा है बिल्कुल सफेद और बिल्कुल शुद्ध, ऐसी स्थिति। तो चतुर्थ भाव के अधिपति बने सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में, माता का सुख सर्वस्व है। बुध के साथ वाणी भाव है ये, यानी कि सूर्य जन्म कुंडली में बुध की राशि में बैठे, ये इनके शत्रु होते हैं, पर यहां पे सूर्य बुध बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं द्वितीय भाव में। ये प्रारंभिक शिक्षा का भाव होता है और वाणी का भाव होता है, धन का भाव है। अब वहां बैठा है कौन? सूर्य, जो पिता का कारक है, और वो अधिपति कहां का है? सुख का, यानी कि पिता का सुख और माता का सुख। ये तो दिख रही है बात, क्योंकि सूर्य स्वयं पिता के कारक और माता भाव के अधिपति बन गए। एक ही ग्रह दो दो चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो बुध के साथ बैठा है। तो किसके साथ है? वो धन भाव के अधिपति के साथ, यानी कि धन भाव के अधिपति और सुख भाव के अधिपति का संयोग जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी अच्छी और व्यक्ति का गणना पक्ष अच्छा, व्यक्ति का गणितीय तर्क अच्छा और व्यक्ति की बुद्धि अच्छी। वाणी प्रबुद्ध और मजबूत, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने की स्थिति। अगर यही लग्न में बन जाती स्थिति तो और भी बड़ी अच्छी बात हो जाती, पक्की बात है। पर कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे सूर्य बुध केतु के साथ बैठे हैं और मैंने बात कही थी, क्या कही थी, कि अगर जन्म कुंडली में राहु और केतु का संबंध धन भाव से हो जाए, विशेषतः राहु का अगर संबंध धन भाव से हो जाए तो व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, और अगर कहीं से भी उनके ऊपर से शुक्र का प्रभाव हो जाए तो और भी अच्छी बात है। पर अब जरा विचार करिएगा, सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं स्टेटलेस हो रही हूं और मेरी जो गणना शक्ति है वो कमजोर हो रही है, मेरे आत्मविश्वास में कमतरी या कमजोरी हो रही है। ये कब होगा? या तो राहु की दशा में या सूर्य की दशा में। तो ये दो बात बनती है। उसके बाद बुध भी वहां राहु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में कि राहु इनकी कुंडली में जब देखता हूं तो 25 अंश के हैं, यहां बैठे हैं। 25 अंश और विषम संख्या, राहु है मृतप्राय, यानी कि इन दोनों ग्रहों का, जो सूर्य और बुध हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति जो राहु हैं वो व्यक्ति को निगेटिव ले जाने के बावजूद निगेटिव ले जा रहे हैं, पर वो कमजोर हैं। इस वजह से उसका जितना भी निगेटिव पक्ष होगा ये 8वें भाव में बैठने का परेशान जो करता है, मथ के रखते हैं, वो थोड़ा कमेगा। पर व्यक्ति जितना परेशान होना चाहिए उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वयं सुख के अधिपति धन भाव में बैठे हैं और बुध के अधिपति, बुध जो उसी भाव के अधिपति हैं, बुद्धादित्य योग जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में व्यक्ति को धन, व्यक्ति को माता का सुख, व्यक्ति के पिता का सुख, व्यक्ति के पैतृक संपत्ति का सुख, व्यक्ति के कुटुंब का सुख, व्यक्ति की वाणी का सुख, व्यक्ति की बुद्धि का सुख और व्यक्ति के तर्क शक्ति का सुख, ये सब मिलने वाला है। क्लियर है? अब चंद्रमा पे आता हूं। अब बात जब चंद्रमा की करूं तो चंद्रमा जन्म कुंडली में बनते हैं तृतीय भाव के अधिपति। तृतीय भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त गए, ये ठीक है, पर नीच के हैं। और डिग्री में जब देखता हूं तो वो 3 अंश 29 कला अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए, ये डिग्री है 3 अंश 29 कला और ये संख्या है सम की। अब यहां पे ग्रह मृतप्राय हो जाएगा, मतलब क्या? एक तो नीच का, ऊपर से मृतप्राय, पर उसे देख कौन रहा है? स्वयं उच्च के गुरु देख रहे हैं चंद्रमा को। और ऐसी स्थिति में कि इस भाव के जो अधिपति बनते हैं मंगल, वो अपने भाव से पंचमस्त हैं, यानी कि मंगल की राशि में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में मंगल, ये परिवर्तन योग भी बनेगा। यानी कि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम से सुख मिलने की स्थितियां बनती है, क्योंकि अगर हम पराक्रम को केंद्र में रखेंगे तो इसका 5वां भाव यानी कि यश, पराक्रम का यश मिलेगा। ये ना सोचिएगा कि मैं मेहनत ही करूंगी और मुझे परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मिलेगा। क्यों? बताता हूं। यहां पे इस भाव के अधिपति को देखिए, यह यश का भाव है, ध्यान से समझिएगा, यह यश का भाव है और यहां का अधिपति अच्छे भाव में बैठा है। मैंने बात करी थी ना, एक बार किसी कार्यक्रम में बात कही थी, या शायद कार्यक्रम था वो, जहां मैंने कही थी बात कि सप्तम के अधिपति अगर द्वितीय में बैठे या पंचम के अधिपति अगर द्वितीय में बैठे तो यह बड़ी अच्छी बात होती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, कीर्ति और कुल का दीपक बना देता है, और वो आपकी कुंडली में है। व्यक्ति सबके मान को मर्यादित करते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंचने वाला होता है। ऐसा एक और इनकी कुंडली में बात बन रही, और वो बताऊं क्यों? बताता हूं। गुरु उच्च के हैं ना जी,
और मंगल का नीचत्व भंग कर रहे हैं। शुक्र जो लग्नेश है खुद भाग्य भाव को देख रहा है, जहां स्वयं शश महापुरुष योग शनि खुद बना रहे हैं और ये कह रहे हैं क्यों चिंता करते हो, मैं तेरे लाभ को लेकर के आया हूं। हां, क्योंकि स्वयं शनि जो दशम के अधिपति होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं, वो अपनी तीसरी दृष्टि से एकादशवें भाव को देख रहे हैं, जहां पे उस भाव का अधिपति खुद उसे देख रहा है। जरा विचार करिए, गुरु उच्च के हैं और नवीं दृष्टि से अपने ही राशि को लाभ भाव को देख रहे हैं और लग्नेश के साथ वो बैठे हैं, तो क्या व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा? और क्या व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ विद्वान नहीं हो और विदुषी नहीं होगा? ये बात तो बिल्कुल तार्किक और शुद्ध है कि व्यक्ति बिल्कुल ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में ही शश महापुरुष योग बना है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं जानता हूं कि वो ग्रह वक्री है, पर क्यों नहीं है बताता हूं। शनि वक्री है, पर वो है 12 डिग्री के। ग्रह अगर वक्री हो और अगर 20 डिग्री से नीचे का होता है तो उसके प्रभावों में कमतरी नहीं देखी जाती है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि उसकी स्थिति फ्लक्चुएशन वाली नहीं होती है। मतलब क्या है, यहां ग्रह शनि जो हैं वो 12 डिग्री के हैं और ये अपने ही राशि के बैठे हैं। इनका कुछ अंश अष्टम का भी रहेगा। 40% तक का परिणाम ग्रह का अष्टम का भी रहेगा, जहां वो आयु भी देगा और यश भी देगा। 60% तक का परिणाम ग्रह भाग्य भाव का करेगा, अपनी दृष्टि का लाभ देते हुए, अष्टम में आयु संपन्न बनाते हुए। अब यहां पे रोग भी देंगे, वो ऐसा नहीं है, वो चूंकि उनका प्रभाव जब अष्टम का पड़ेगा तो रोग भी देते हैं, और उनकी दृष्टि का लाभ चूंकि यहां पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ, चूंकि यहां पे यहां का अधिपति गुरु स्वयं नवी दृष्टि से देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है ना, तो नवी दृष्टि से यहां देखे, शनि भाग्य भाव के अधिपति होकर के लाभ को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि पे लग्न पे, गुरु पे और फिर स्वयं मंगल पे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पराक्रमी है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ, सबके साथ प्रेम पूर्वक और न्याय पूर्वक अपने संबंधों को निर्वाह देने वाला होता है। क्लियर है ये बात? आपकी कुंडली में शनि वक्री है, भाग्य भाव में ग्रह वक्री हुआ, मतलब उसे अशौच लग रहा है, और ऐसी स्थिति में अपने प्रैक्टिकल होने के प्रभावों को थोड़ा कमजोर करिए और सबके सामने एकदम धार्मिकता से युक्त होकर के पेश आने की बात होती है। यहां पे ये आपको चैलेंज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक होकर के तो दिखाओ। और कई बार जब शनि की दशा आएगी तो तीव्र रूप से आवेग आता है, किसका? वैराग्य का। अब व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके अपने आप अपनी ही स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है नीच के, इस वजह से वैराग्य की स्थिति भी बनती है, जहां व्यक्ति को एक समय पे जब शनि की ढैया चले, शनि की 7.5 चले, शनि की दशा चले, तो जो लोग 40-50 साल से आपके साथ बने हुए रहेंगे वो अचानक से चल जाते हैं, अचानक से निकल जाते हैं, या फिर अगर वो दुनिया में रहें भी तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि उनसे मनमुटाव होता है और वो आपको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, कभी भी उनसे मिलना और जुलना नहीं होता है। ये शनि का प्रभाव होगा यहां पे। हाँ, ये पक्की बात है। और व्यक्ति काम करेगा अच्छा, न्याय से युक्त होकर के, और कई प्रकार से धन कमाने का प्रयास करेगा। क्लियर है? ये चंद्रमा की बात थी। चंद्रमा नीच के हैं पर उनके पास अपना बल है। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, वो लग्न को देख रहे हैं। नीच के हैं, इस वजह से कभी कभी असंतुलित भी होंगे, पर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से गज केसरी योग का निर्माण होगा। पर यही बात अगर नवमांश में देखते हैं तो गुरु बैठे हैं कहां? स्वग्रही होकर के सूर्य के साथ मित्र भाव में। यह दाम्पत्य में प्रेम की स्थितियों को लेकर आएगा, पर पति थोड़ा शुद्ध बोलने वाला होता है, आप ही की तरह मुफट हो सकता है, क्योंकि आप भी तो हो। सूर्य बुध बैठे हैं तो आप तो हालांकि थोड़े से शांत बोलते हो, पर वो थोड़ा शांत नहीं बोलेगा। और यहां पे गुरु और चंद्रमा की स्थिति देखता हूं तो चंद्रमा पे भी यहां भी गज केसरी योग का बनना, मतलब लग्न कुंडली में भी गुरु ने चंद्रमा को देखा था 5वीं दृष्टि से, नवमांश कुंडली में भी गुरु ने चंद्रमा को देखा है, यानी कि पति सिंह है, सिंह राशि, और वहां के अधिपति सूर्य जाकर के पंचम में बैठे हैं। पति से प्रेम भी होगा। अगर विवाह, पता नहीं, मेरे साहब की बात नहीं हुई है, अगर हुई या नहीं हुई, आप 1991 की हैं, हो तो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुई है तो भी विवाह के बाद भी स्थिति कमजोर नहीं है, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही होगी तो निस्संदेह वो बुध की दशा के कारण मैं कहीं से भी आपको परेशान होते हुए अभी नहीं देख रहा हूं। अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा है जो 2027 तक चलेगी, जो कभी भी आपको परेशान करने के लिए काफी नहीं है, वो परेशान नहीं करेंगे। और आपने सवाल भी पूछा है पंचम भाव से संबंधित। पंचम भाव का अधिपति धन भाव में स्वग्रही है, भद्र योग भी लगा रहा है द्वितीय भाव में,
हालांकि वो कमजोर है, पर फिर भी वो सूर्य के साथ बैठा तो है ना, यानी कि पंचम और चतुर्थ के अधिपति का एक साथ जाना व्यक्ति के सभी प्रकार के सुखों का दान करने वाला, ये परमात्मा आपको सब कुछ देने की स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव बलि है और वो धन भाव है, धन भाव को बलि बना रहे हैं। राहु का प्रभाव सूर्य पे था, सूर्य पे है, इस वजह से कभी कभी आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, क्योंकि बुध भी आपको जहां तार्किक और बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करके सोचने वाला बनाते हैं, तार्किक और समझदारी भरा निर्णय लेने वाला बनाते हैं, एकदम एक बार में झटक से ही तुरंत सारी चीजें समझ लेने वाला बनाते हैं। ये बात यहां खत्म। अब मंगल की बात करूंगा। अब बात मंगल की कर लेता हूं। मंगल जन्म कुंडली में बनते हैं कहां के अधिपति? 12वें के। उनकी दूसरी राशि कहां बन रही है? इस कुंडली के लिए मंगल ठीक नहीं होते, मतलब कमजोर होते हैं। कमजोर मतलब अपनी दशाओं में थोड़े विपरीत परिणामों को देने वाले, और वो इसलिए भी विपरीत हो रहे हैं क्योंकि उनके ही घर में नीच का चंद्रमा बैठा है, इस वजह से। और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, हालांकि वो किमद्रुम में नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि है और वो लगने से केंद्र में है, इस वजह से ये किमद्रुम नहीं होगा। पर बात मंगल की है, मंगल नीच के हैं जिनका नीचत्व भंग हो रहा है और संपूर्ण तरीके से। और एक बात बताता हूं, दरअसल मंगल का नीचत्व भंग इस तरीके से भी हो रहा है जो आपकी कुंडली के लिए बड़ी संपूर्ण तरीके से अच्छी बात हो जाती है कि आपने सवाल क्या पूछा है? पंडित जी, शेयर सट्टेबाजी का लाभ है कि नहीं है? बताता हूं। यहां मंगल नीच के हैं, नवमांश में देखिए शुक्र के साथ उच्च के हैं, और यह शुक्र कहां का अधिपति है? पराक्रम, और व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य की वृद्धि करने वाले हैं। मेहनत करके व्यक्ति बाहर जाए, बाहर निकले, लग्न पे दृष्टि और 12वें पे दृष्टि, ये सभी चीजें अच्छी होती हैं, और आपको आपके दुश्मनों से और विपरीत परिस्थितियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होनी चाहिए, और बिल्कुल भी न डरिएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बताता हूं, मंगल की दृष्टि यहां है और मंगल की दृष्टि यहां भी है, 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं दृष्टि यहां। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी काम करे उसका असर दिखे, क्योंकि दशम भाव के अधिपति को गुरु की दृष्टि प्राप्त है, जो कि खुद ही खुश होकर के प्रसन्न हैं और कह रहे हैं क्या? चिंता ना करो, मैं हूं, लाभ बनकर तेरी कुंडली में उपस्थित हूं, और अपने भाव से पंचमस्त गया हूं, लग्नेश के साथ बैठा हूं, लग्न का बल, लग्नेश का बल बढ़ाया, और साथ ही साथ कर्म के बल को भी बढ़ा रहा हूं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहां पे मंगल नीच के यहां थे, इसका अधिपति गुरु वहीं पे खुद बैठा है, जो कि उस राशि में उच्च का होता है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, मंगल का बल बढ़ा, मंगल की प्रवृत्ति शुक्र को मिली, इस वजह से व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला होता है, तुरंत ही निर्णय। अब बस स्टॉप पे जब बैठ करके बस का इंतजार करने की बारी आए तो बड़ा मन हिचकिचा जाता है, अरे अब बार बार ये देखेंगे कि बस कब आएगी, वो स्थिति हो जाती। इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाए तो मन करे कि लैपटॉप उठा के पटक दो, मोबाइल स्लो हो जाए तो मन करे कि सब कुछ पटक के फोड़ दो, क्योंकि जल्दबाजी ही समाई है। क्यों समाई है? क्योंकि लग्नेश के साथ मंगल की स्थिति है, और गुरु भी अग्नि तत्व के ग्रह और मंगल भी अग्नि तत्व के सपोर्ट करने वाले ग्रह, ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति की प्रवृत्ति में जल्दबाजी और अकर्मण्यता नहीं और कर्मठ होने का सुझाव प्रदान करने का प्रमाण देते हैं। साथ ही साथ वो मंगल नवमांश में उच्च का हो रहा है, पराक्रम के अधिपति के साथ बैठा है, इस वजह से ये भी यहां पे व्यक्ति को अनुशासित होकर के जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहे हैं। मंगल कमजोर हैं थोड़े से, नीच होने के कारण कई बार होता है कि ग्रह पहचान नहीं पाता है खुद को कि मेरा नीचत्व भंग हुआ है। बजरंगबली की तरह समुद्र जब लांघने चले थे तो उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास तो इतना बल है कि मैं इसे आराम से लांघ सकता हूं, पर जब तक जामवंत की स्थिति जीवन में नहीं आती है तब तक व्यक्ति भटकता रहता है। मतलब क्या है? गुरु की आवश्यकता है तो बनाइए, और जरूर बनाइए। गुरु मंत्र का दान, गुरु मंत्र का दात लेने वाला बन जाइए, और उसका नित्य प्रतिदिन जप किया करिए। बजरंगबली को अपने पति स्वरूप में स्वीकार कर लीजिए, या फिर उसको ही अपना सर्वस्व मान लीजिए। पति न बनाना, पर हां, मेरा कहने का भाव यह है कि जिस तरीके से पत्नी अपने पति को संपूर्ण दे देती है, जिस तरह से पति अपने पत्नी को संपूर्ण दे देता है, ठीक वही स्थिति कि अपनी पगड़ी उठा करके बजरंगबली के चरणों में रख दो। हे विधाता, अब आप ही को संभालना है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का वो एक अच्छे भाव का अधिपति नहीं है। अगर इनसे दुश्मनी मोलोगे तो फिर समस्या से कभी ना बचोगे। बजरंगबली पे भरोसा करके, हनुमान जी की आराधना नित्य प्रतिदिन करके अपने जीवन की नैया को और डेली बेसिस के इनकम को बढ़ाया जा सकता है। ये आपके साक्षात पति का भाव है, जहां के अधिपति स्वयं मंगल बन रहे हैं। क्लियर है? बात को अन्यथा ना लीजिएगा। अब बुध पे आता हूं।
बुध की बात करता हूं। आपकी कुंडली के लिए बुध बनते हैं धन भाव के अधिपति, धन भाव में बैठे हैं। ये बात मैंने चर्चा करी है। ये दोनों भाव बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। व्यक्ति को बुद्धिमान और तार्किक और शुद्ध रूप से अच्छी वाणी का इस्तेमाल करने वाला, बुध की दशा में वाणी का लाभ हो, बुध की दशा में धन का लाभ हो, बुध की दशा में विवाह हो जाए, बुध की दशा में स्थितियां अच्छी होती हैं, यश का लाभ मिलता है, संततिवान बनता है व्यक्ति, भवन आदि का सुख भोग सकता है क्योंकि सुख इसके साथ है। जब भी घर वगैरह लेने की बात हो, सूर्य को देख लीजिएगा। जब कभी भी घर लेने की बात हो तो शनि को देख लीजिएगा। अगर वो अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर या अंतर दशा में आते हो तो ले सकते हैं। जब कभी भी शुक्र की बात हो, भवन की बात हो, तो शुक्र की दशा को देख लीजिएगा क्योंकि वो दरअसल लग्नेश है, लग्नेश देते हैं, भाग्येश देते हैं। विवाह के लिए बुध की स्थिति ठीक है और सूर्य की स्थिति भी ठीक है। ये दोनों ही स्थितियां जन्म कुंडली में, बुध युवा हैं, ठीक हैं, वो खराब नहीं है। बुध का लाभ आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। अब बात गुरु की कर लेता हूं। गुरु जन्म कुंडली में उच्च के हैं और उनकी डिग्री जो है वो 19 अंश की है। ऐसी स्थिति में वो अवस्था में तो कुमार के होंगे और गुरु नवमांश कुंडली में भी स्वग्रही हो रहे हैं, यानी कि वहां पे वो उच्च के और यहां वो अपनी राशि के, यानी कि ग्रह ठीक है, अपने आप को और अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है और वहां से वो हर जगह से भाग्य को देख रहा है। दाम्पत्य सुख है और दाम्पत्य में कहीं से भी मुझे कमजोरी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां भी अगर देख रहा हूं तो बुध शुभग्रह होकर के बैठा है। यहां का अधिपति शनि नीच का है पर वक्री है, इस वजह से वो वर्गोत्तम का फल करेगा क्योंकि यहां भी वो यहीं बैठा, यहां भी वो वहीं बैठे। इस वजह से इस भाव में कहीं से भी फ्लक्चुएशन वाली स्थिति नहीं होगी और नहीं उस भाव का कमजोर फल मिलेगा क्योंकि ये तकिया भाव है। यहां पे दाम्पत्य का सुख यहां से देखा जाता है। अगर ये भाव कमजोर रहा और यहां पे बैठा भी है तो कौन? बुध, जो साक्षात जन्म कुंडली का द्वितीय भाव का अधिपति है, लाभेश है। इस वजह से दाम्पत्य के सुख को अच्छा देखा जा रहा है क्योंकि गुरु भी स्वयं लग्न को देख रहे हैं और साथ ही साथ सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि लग्नेश है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य बिल्कुल भी खराब नहीं है, अच्छा है और पति भी श्रेष्ठ मिलने वाला है। बुध है, चंद्रमा है, या तो अपना व्यवसाय करे या फिर प्राइवेट नौकरी करे। ये दो स्थितियां बनती है। वो हालांकि ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला भी होता है, ये बात बनती है। जो भी करता होगा, अब कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट और सरकारी हो, पर यहां पे आपको ले जाकर के बीच में मैं छोड़ दूं, वो अच्छा है, पैसे उसके पास हैं और वो मजबूत रहेगा, धनवान है और संपन्न है, बुद्ध से प्रेरित है, उसकी गणना शक्ति और उसकी बुद्धिमत्ता के लोग दाद देते होंगे। क्लियर है? गुरु की बात कर चुका। गुरु यहां बैठे हैं जन्म कुंडली में उच्च के, पांचवी दृष्टि, साथ दाम्पत्य में जितनी भी परेशानी और आय में जब भी कमजोरी होगी, गुरु की दशा को देख लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। गुरु की दशा के बाद अगर यहां पे गुरु की दृष्टि देखता हूं तो वहां पे उनकी नीच की राशि बन रही है, पर वो स्वयं ग्रह उच्च का है, इस वजह से धर्म का लाभ देगा और व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडसेट का बनाने वाला, क्रिएशन को युक्त करने वाला जीवन में, और साथ ही साथ व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्रकार से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बना देता है। यहां व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्म को समझने वाला और अपने पूर्वजों का आदर करने वाला, उनका आशीर्वाद व्यक्ति को आसानी से मिल जाता है क्योंकि स्वयं यहां शनि बैठे हैं। गुरु की नवी दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ रही है, इस वजह से जीवन का लाभ, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे हैं तो लाभ और लग्न का योग होना यह भी एक अच्छी बात है, जिसे महाधनी योग भी कहा जाता है। साथ ही साथ सुख भाव के अधिपति का धन में जाना, धन भाव के अधिपति का धन में जाना, केंद्र और त्रिकोण के दोनों भावों के अधिपति का एक साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में होने से व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। अब शुक्र की बात अगर कर दूं तो शुक्र बैठे हैं 23 अंश 11 कला आश्लेषा नक्षत्र में और तीनों ही ग्रह यहां पे आश्लेषा में बैठे हैं, गुरु मंगल शुक्र। यह बुद्धिमान होने का प्रमाण है और व्यक्ति अगर शेयर सट्टेबाजी का प्रभाव देखना चाहता है तो बिल्कुल है, क्योंकि पंचमेश ठीक है। बुध आपकी कुंडली के लिए स्वराशि के युवा हैं, 100% योग है क्योंकि गुरु उस भाव का अधिपति और लग्नेश के साथ बैठा है। 100% आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। राहु है यहां पे, अगर घुसखोरी का भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सूद पे पैसे देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ब्याज पे पैसे देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कई तरीके से धन कमाना चाहते हैं तो शनि उसमें सपोर्ट करेंगे, पर बजरंग बली को मनाना होगा। मैं तो उनको पति मानता हूं अपना, अगर मैं हूं मैं तो उनको पति ही मानता हूं और मैं तो उन्हें जो भी कहें, प्रभु माने या जो भी माने, बजरंग बली ही आपकी नैया पार लगाएंगे। अब आप उसे जो मानना है मान लो, क्योंकि मुझे जिसने बताया था मेरे गुरुजी यही कहते थे, उसे ही सब कुछ मान लो। और सब कुछ मानने का जो भाव पैदा होता है वो आपका परमेश्वर ही होता है, वो परमेश्वर हैं आपके, पक्की बात है। शेयर सट्टेबाजी का लाभ है, सूर्य पे राहु का प्रभाव है, चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से युक्त होकर के ये नहीं कि चलो कर दिया तो कर दिया, स्टडी बाकी है, अध्ययन बाकी है और उस पर एक बार जरूर ही मंथन कर लेना चाहिए। जब कभी भी पैसे लगाएं तो निश्चित रूप से आपके लिए मीन राशि, मकर राशि और कन्या राशि, ये राशियां अच्छी होंगी। साथ ही साथ कर्क राशि भी अच्छी होगी, यहां से भी लाभ होगा, बहुत लाभ है।
तो इन 4 राशियों को ख्याल रखिएगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि धर्म भाव पे, तो लग्न का अधिपति पराक्रम में जाना यह ठीक नहीं होता है। लग्न के अधिपति का पराक्रम में जाना व्यक्ति को पराक्रम करने वाला बनाता है। हमेशा मेहनत करनी होगी, प्रत्येक काम को फंसा फंसा करके निकालते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहां का अधिपति भी तो है वो, तो प्रतियोगिता भी तो करेगा और कराएगा, क्योंकि यहां के अधिपति होकर के लग्नेश लग्न के अधिपति और पराक्रम भाव प्रतियोगिता के अधिपति होकर के प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं, मतलब पराक्रम भाव में बैठे हैं। मतलब प्रकृति कहां जा रही है? मेहनत पे करना होगा, और उसके बाद उसका सुख भी है, क्योंकि यहां का अधिपति जो मेहनत करने के बाद परिणामों का भाव होता है वो सूर्य के साथ बैठा है, वो निस्संदेह सुख देगा। एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। जन्म कुंडली में कहीं से भी अगर संबंध पंचम भाव से सूर्य का हो जाए तो व्यक्ति के किए गए मेहनत का फल जरूर ही मिल जाता है, और व्यक्ति को यश, कीर्ति और सम्मान, और साथ ही साथ उसके जितने भी कृत्य होते हैं उसके सभी प्रभावों को परिणाम में देखा जाता है। क्लियर है? शनि की बात अगर कर दूं तो जन्म कुंडली में कारक होते हैं, दशम और नवम के अधिपति होकर के दशम भाव में केंद्र, त्रिकोण और धर्म कर्माधिपति योग लगा करके बैठे हैं। उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के लाभ भाव पे जा रही है, वहां से संपूर्ण लाभों को देने वाले 7वीं दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं। इस वजह से कार्य में विलंब होगा, क्योंकि स्वयं लग्नेश ही प्रतियोगिता भाव का अधिपति है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक काम में, क्योंकि शनि की भी यहां पे उच्च दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से दुश्मनों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और साथ ही साथ व्यक्ति के काम में, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कभी कभी विलंब भी होगा, क्योंकि वो शनि के एक प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है, तो निस्संदेह उसके प्रभाव में कमी होगी। और हां, व्यक्ति का काम लेट लतीफी का शिकार हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्नेश पे शनि की दृष्टि जाती है। तो जहां व्यक्ति की कुंडली में शुक्र जो भौतिक तत्वों का कारक होता है, भौतिकता से जोड़ करके व्यक्ति को रखना चाहता है, वहीं अगर शनि क्रूड प्रैक्टिकलिटी का ग्रह अगर उसे देखेगा तो व्यक्ति को एक समय पे इन सब चीजों को छोड़ करके अपने ही तरीके से अध्यात्म की तरफ मोड़ने का भी मार्ग खोलता है। और एक बात बता दूं तो दरअसल राहु की दृष्टि 5वें दृष्टि से वो विदेश भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर बाहर जाना चाहे, बाहर जाकर के स्थापित करना चाहे खुद को, निसंदेह वो बात है, क्योंकि लग्न में नीच का चंद्रमा बैठा है, जिसका असर प्रभाव लग्न पे देखा जा रहा है। शुक्र ठीक धार्मिक, खोजबीन करने वाला, नैसर्गिक रूप से भौतिकवादी बनाना और खूब सुंदर लगने की इच्छा रखना, यह देता है। शनि की बात थी, शनि की दृष्टि यहां, शनि की दृष्टि यहां, शनि की दृष्टि यहां, बता चुका हूं। इसी ग्रह को अगर यहां समझते हैं तो यह पूर्णतया नीच का हो रहा है, इस वजह से यह थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर करेगा। पर अगर यहां पे देखते हैं तो शनि के वक्री होने का प्रभाव मैंने बताया कि वहां वो 40% का परिणाम पिछले भाव का करेंगे, 60% तक प्रभाव यहां का करेंगे, और वो ग्रह थोड़े से फ्लक्चुएशन वाली स्थिति में भी जाएगा। ये बात पक्की है। मतलब वो धर्म भी बनाएंगे, धर्मज्ञ भी बनाएंगे, धर्म के प्रभाव से व्यक्ति को युक्त भी रखेंगे, पर वहां पे वो व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठता से प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, जहां व्यक्ति खूब तार्किक होकर के समझता है और तब जाकर के निर्णय लेता है। और यही बात समझने वाली भी है। निर्णय लेने में परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्योंकि सूर्य और बुध कभी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं बनने देते। वो धन से लेकर के श्रेष्ठता से स्थितियों को प्राप्त करने वाले बना देते हैं। शनि के बाद राहु केतु की बात अगर करूं तो राहु आपकी कुंडली में बैठा है, जन्म कुंडली में अष्टम भाव में। यह रैंडमली व्यक्ति को खींच लेता है, किस तरफ? परेशानियों की तरफ। अचानक से काम बिगड़ते हैं जीवन में, कई बार एक्सीडेंट वगैरह के योग भी बनेंगे, ये बात भी बनती है, क्योंकि उसके जस्ट आगे शनि बैठे हैं। हालांकि वो उसके मित्र होते हैं, पर फिर भी यहां पे थोड़े से खतरे की स्थितियों में व्यक्ति को देखा जा रहा है। पेट का रोग और व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, कब्जियत और गैस की समस्या, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। वो राहु नवमांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं यहां पे, इस वजह से थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। जब कभी भी दाम्पत्य कमजोरी जैसा लगे तो थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा, थोड़े दूर चले जाइएगा, थोड़े शांत हो जाइएगा, कम बोलिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के नीच के हो जाते हैं यहाँ पे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे नीच का बैठा ग्रह प्रेम संबंधों को कमजोर करता है। हालांकि उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि लग्न पे गुरु का असर है और वो मंगल के प्रभावों को भी कमजोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी मंगल उच्च का है और जन्म कुंडली में सुखेश उच्च का होकर के बैठा है, तो प्रभाव कमजोर नहीं है। पर वो हाँ रोग दे सकता है, व्याधि दे सकता है, हेडेक दे सकता है, चिंताएं दे सकता है, नेत्रों की कमजोरी दे सकता है, क्योंकि मंगल उच्च के और शुक्र के साथ बैठे हैं। पति के नेत्रों की समस्या भी शामिल है। क्लियर है? धन ठीक, पराक्रम बहुत अच्छा, धर्म ठीक और व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर। पर नवमांश में दाम्पत्य ठीक है, कभी कभी राहु की दशा में उसका एक असर सीधा सा देखने को मिलेगा। चंद्रमा है लग्न में, दाम्पत्य ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और बुध एक दूसरे को देखते हैं तो बेहतर बनाने का ही प्रयास करते हैं। दो शुभ ग्रहों का नवमांश कुंडली में लग्न में आना, केंद्र में आना, सप्तम में आना अच्छा होता है। क्लियर है?
अब क्या बताऊं, अब एक बार आपकी कुंडली में कौन सी दशा कैसी रहेगी ये बता देता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य की दशा ओवरऑल कैसी रहेगी, तो 50% तक अच्छी और 50% तक बुरी। चंद्रमा की दशा कमजोर जाएगी, मंगल की दशा सूर्य के ही जैसी, बुध की दशा अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी, गुरु की दशा भी बेहतरीन जाएगी, शुक्र की दशा थोड़ी कमजोर, वो आपके जीवन में खलल डालने वाली हो सकती है। शनि की दशा अच्छी जाएगी, वो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराएंगे, मेहनत कराएंगे, नया दारोमदार सौंपेंगे और नया दावेदारी पेश करेंगे। और नई दावेदारी का व्यक्ति मालिक भी होता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति की बढ़ती है, प्रैक्टिकल चीजों को समझने का मौका मिलता है, नए लोगों से मिलने का दौर चालू होता है, लाभ की स्थितियां बनती हैं, व्यक्ति के पराक्रम करने का तेज और पराक्रम करने का प्रभाव मिलता है और उसका परिणाम भी मिलता है। व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं को गुरु अंत में रखेंगे। व्यक्ति के जीवन में कभी भी भवन वगैरह का सुख अगर भोगना हो तो सूर्य को देख लीजिए, बुध को देख लीजिए, शनि को देख लीजिए, गुरु को देख लीजिए, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे साबित होते हैं। अगर विवाह नहीं हुआ होगा तो वृश्चिक राशि को ढूंढ लीजिएगा और कर्क राशि को ढूंढ लीजिएगा। ये दो राशियां आपके लिए अच्छी होती हैं। अगर विवाह नहीं हुआ होगा तो आग्नेय कोण की तरफ बढ़ जाइएगा। आग्नेय कोण का मतलब होता है पूरब और दक्षिण। दाम्पत्य अच्छा है, मैं इसकी सुरक्षा ले सकता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से, अब क्या नहीं बताया है आपके दिमाग में, वैसे कौन सा सवाल होगा जो मैंने नहीं बताया है? धन ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, पराक्रम ठीक है, सुख भी है, मन कमजोर है, निर्णय कमजोर हो सकता है, और क्या कमजोर हो सकता है? ठीक है, हां राहु है ना यहां, तो ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में ऑपरेशन वगैरह की स्थितियां भी बनती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य पे और बुध पे राहु का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति को अचानक ही चीजें भूलने की बीमारी हो जाती है। वो रखा रहता है पर उसे भूल जाता है। अब आंख नहीं खुल रही मेरी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।